जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की आती है। क्लास 6 का जो वीडियो अपलोड हो रहा था उसी कड़ी में ये अगला अध्याय है। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेकर 6 तक के वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अध्याय 7 शुरू करने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि अध्याय 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। अध्याय 1 में क्या है तो सिर्फ बुक का इंट्रोडक्शन है, बुक के बारे में बताया गया है, बुक के किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। और अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि कोई ऐतिहासिक घटना घटती है तो तो वो घटना कब घटी, और कब घटी तो कहाँ घटी, कहाँ घटी तो कैसे घटी। इसका इसका आंसर हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ा। अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज का निर्माण कैसे हुआ, कैसे लोग जंगलों से निकलकर क्या बोलते जंगलों से और पहाड़ों से निकलकर बाहर मैदानी क्षेत्र में रहने लगे और खेत बनाकर खेती करने लगे और खेत की देखरेख के लिए यहाँ अगल बगल रहने लगे। तो प्रारंभिक समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, प्रारंभिक समाज का निर्माण हुआ। तो उसके बाद चौथा अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा ये कैसे कृषि कार्य शुरू कर दिए हैं, कैसे पशुपालन करते हैं। कृषि कार्य होने लगा है, पशुपालन होने लगा है, लोग गाँव से शहर में रहने लगे हैं। उसके बाद क्या होता है, शहर होता है, उसको शहर का नगरीकरण होता है। शहर का नगरीकरण के बाद अध्याय 7 में पढ़ना है कि प्रारंभिक राज्य, जो शुरू में जो राज्य बने कैसे बने, राज्य का निर्माण कैसे हुआ। आइए इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा। ठीक है, जन और जनपद के बारे में पढ़ा। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन चित्रित धूसर पात्र यह प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। इस कारण वे पहले की अपेक्षा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे हैं। जनपदों के विकास में 3 अन्य रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से देखते हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की व्यवस्था प्राप्त कर लिए, मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया, जैसे पंचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। माने कुछ जनपद ऐसे थे जो अकेले ही जनपद का रूप धारण कर लिए, उसमें नाम आता है मत्स्य, चेदी और काशी का और कौशल। इन कुछ जनपद जो आपस में मिलकर बने उसका उदाहरण हो जाता है पंचाल। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिल गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका एक उदाहरण है। ठीक है, मगध साम्राज्य क्या किया था, अंग को हराकर आपस में मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण किया। ठीक है, इसमें देखा जा रहा है कि प्रारंभिक राज्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब पहले से अधिक क्या हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, क्योंकि लोहा का खोज हो चुका है और इस लोहे से क्या हुआ है, जंगल की सफाई हो रही है। तो इस कारण से बड़े पैमाने पर किसान बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, खेत बन के तैयार हो रहा है और इसमें कृषि कार्य हो रहा है। जहाँ इससे पहले वैदिक काल में पशुपालन पर जोर दिया जा रहा था, मतलब पशुपालन के लिए क्या किया जाता था, जंगल में एक जगह से दूसरे जगह वे अभी घूम रहे थे और पशुपालन कर रहे थे। अब इससे आगे बढ़कर कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका है तो लोग अधिक संख्या में रह रहे हैं, जन बन रहा है, जन से जनपद का निर्माण हो रहा है। आइए देखते हैं महाजनपदों का विकास। लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल आदि क्या थे, महाजनपद थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार के सीमा में भी स्थित थे। अब कैसे चलता है कि कालांतर में कितने महाजनपद हुए, टोटल 16 महाजनपद हुए। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों से। ठीक है, बौद्ध एंड जैन ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है तो उससे पता चलता है कि कालांतर में कुल बड़े 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद हुए जिनका संबंध कहाँ से था, बिहार से था। मानचित्र के सभी महाजनपद को पहचाने कौन कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार प्रदेश की सीमा में आते हैं। तो बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे, अंग,
एक हो जाएगा अंग, दूसरा हो जाएगा मगध और तीसरा हो जाता है वज्जी। ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? बिहार में, महाजनपद में। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विकास कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा वज्जी। अंग का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास क्षेत्र अंग की तरफ फैला हुआ था। मगध का विकास कहाँ हुआ था? तो हमारी ये पटना और गया के आसपास में, किसका? पटना और गया के आसपास मगध का विकास हुआ। वज्जी कहाँ हुआ था? ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे वज्जी का विकास हुआ था। दिया मैप देख लेते हैं महाजनपद का। ये हो गया महाजनपद, इसका जो दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पर ये दिया हुआ ये महाजनपद, इस तरह कुल टोटल कहाँ 16 महाजनपद हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे कुरु दिख रहा है, यहाँ मत्स्य है, अवंती है, चेदी है, मगध यहाँ पड़ता है क्योंकि ये काशी, ये एरिया हो जाएगा यूपी का और ये एरिया हो जाता है बिहार का, थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि ये एरिया हो जाएगा बिहार का। ठीक है, आगे देखते हैं। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में होता है जहाँ पे शासन राजा का हो, और गणतंत्रात्मक का मतलब होता है वैसा जहाँ राजा का पुत्र राजा ना बन के लोगों के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता हो। तो उस समय जो 16 महाजनपद हुए हैं उसमें कुछ जनपद में क्या था? राजतंत्रात्मक था, यानी वहाँ राजा हुआ करते थे, और कुछ जगह राजा ना होके वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, जैसा कि अभी के समय में है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक पिता के बाद पुत्र था। महाजनपदों की राजधानियां शासन के केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। जो 16 महाजनपद है उनमें से कुछ जनपद के बारे में पता चलता है कि उनकी किलेबंदी की होगी, क्योंकि एक जनपद दूसरे जनपद से क्या करते थे? युद्ध का हमेशा आशंका बना रहता था, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए किलेबंदी का कार्य होता था। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना यानी बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालन, आखेटक कहा जाता है शिकारी को, आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। जो कृषि कार्य होता था उसका कौन सा भाग लिया जाता था? तो उसका 16वां हिस्सा किसमें, क्या, टैक्स के रूप में यानी कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। कारीगरों, बुनकरों, लोहार, सुनार के बाद क्या लिखा हुआ है? बढ़ई को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। लोहार, सोनार और बढ़ई, ये जो लोग कारीगर थे, एक दिन के लिए सप्ताह में राजा के लिए कार्य करने के लिए आते थे। ठीक है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब तक पहले क्या होता था कि अपनी इच्छा से क्या दिया जाता था? जो कर अपनी इच्छा से दिया जाता है उसको नजराना कहा जाता है, लेकिन जो एक फिक्स कर दिया जाता है, टैक्स फिक्स कर दिया जाता है, कितना ही देना है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कर कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। आहत सिक्का वैसे सिक्कों को कहा जाता है जिसमें सिर्फ राजा का मुहर लगा होता था, ना कि उसका कोई वैल्यू होता था। उस पर फिक्स कोई वैल्यू ना होके सिर्फ उसको आहत माने उसको सिंबल देके बनाया जाता था। आगे देखते हैं मगध का उत्थान। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। कहाँ तक था?
तो पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वरक एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसानी थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित व्यवस्था में था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध के दोनों राजधानियां राजगृह पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महाजनपद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने शासन और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। इसमें बताया जा रहा है कि मगध राज्य का इतना उत्थान क्यों हुआ, क्योंकि मगध राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी काफी समृद्ध थी। क्योंकि जहाँ पे मगध का विकास हुआ वहाँ के खानों से लोहे मिले, लोहे तो बहुत अधिक मात्रा में, उनसे तलवार बना, तलवार बनाकर जंगलों की सफाई हुई, हथियार बन गया तो उससे युद्ध हुआ। पास में गंगा नदी बहती थी जहाँ पे उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती थी। कृषि का हुआ, अधिक पैमाने पर कृषि होने लगा, ठीक है, जिससे उपजाऊ बढ़ी। तो ये सब भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि मगध का उत्थान हो सका। उसके बाद ये सब होते हुए भी मगध में क्या थे, योग्य शासक थे। कौन कौन से, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए। कितना भी प्राकृतिक संसाधन क्यों ना हो, अगर आपके पास एक योग्य शासक ना हो, योग्य राजा ना हो, तो आप उस संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मगध के पास क्या हो गया कि एक तरफ गंगा नदी है, तो इसकी राजधानी प्राकृतिक बाउंड्री से बना हुआ था, तो बाहरी आक्रमण से क्या था, सुरक्षित था। और जो यहाँ पे योग्य राजा हुए इन संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किए और मगध को क्या किए, उत्थान की ओर आगे बढ़ाएं। आगे देखते हैं। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था, ठीक है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा पुरसेनजीत को युद्ध में पराजित कर काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार, क्या नाम है, वस्कार, अपने मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी करवाई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम, जिसको क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र यानी पटना, किस नदियों के संगम पर स्थित था, तो गंगा, गंडक और सोन नदी, ठीक है। यहाँ पर सैनिक छावनी, आज भी सैनिक छावनी बना हुआ है, जो दानापुर में सोन नदी के किनारे आज भी क्या है, सैनिक छावनी उपस्थित है। आगे देखते हैं। का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से क्या हुआ, विख्यात हुआ। आगे देखते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। अजातशत्रु के बाद कौन बनता है, उदयन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। नंद वंश का शासक कौन था, घनानंद। याद रखे, धनानंद आता है क्वेश्चन। जब यूनान का विजेता सिकंदर महान, जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय भारत में किसका शासन था, तो नंद वंश का। नंद वंश का राजा कौन था, घनानंद। आगे देखते हैं
क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। घनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। अब पढ़ते हैं गणराज्य। कुछ राज्य ऐसे थे जिसमें गणराज्य कहा जाता था और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर राजतंत्र स्थापित था। ठीक है। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोली, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? गणराज्य का नाम याद रखें, ध्यान रखें। कौन कौन से हैं? शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोल्य, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में वज्जी संघ की पहचान करें। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और वज्जी क्या थे? प्रमुख थे। वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं की एक क्या होती थी? सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। वज्जी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण इसे गणराज्य कहा जाता था, क्योंकि आपस में सब लोग मिलते थे, विचार विमर्श करते थे, उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचा जाता था। आइए आगे देखते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया था। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त अध्याय 12 में पढ़ेंगे, ने एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने का 2 उपाय। पहला ये था कि वहाँ पे आप युद्ध कीजिए और युद्ध करके उसको हराइए और वहाँ पे आप अपना शासन स्थापित कीजिए। दूसरा था कि वहाँ पे क्या कीजिए? वैवाहिक संबंध बनाइए और वहाँ पे रिश्ता बनाकर क्या कीजिए? उस राज्य से अपने संबंध अच्छे कर लीजिए। अपने राज्य विस्तार की ये 2 नीतियाँ उस समय काफ़ी प्रचलित थी। वज्जी संघ और अजातशत्रु। वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में अध्याय 8 के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वशस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक क्या कह दिया है? जब तक कह रहे कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों एवं गांवों में ठीक है चैत्यों का रख रखाव करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखें, विभिन्न मातोलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तब तक क्या होता रहेगा? वज्जी का विकास होता रहेगा।
प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं, इसके बारे में सोचिए। प्राचीन समय में गणराज्य कैसा है ये आपने अब तक पढ़ लिया, और वर्तमान में आपके गणराज्य कैसे इसको आप देख रहे हैं। दोनों में आप सोचिए क्या समानता है और क्या असमानता है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है नगरों का विकास। ठीक है, लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता हमने कहाँ पढ़ा, अध्याय 5 में, प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। पहला क्या था, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, वो क्या हो गई है, सॉरी, सिंधु सभ्यता, जो कि विलुप्त हो गई चुकी थी। और दूसरी सभ्यता मिलती है, दूसरी नगरी सभ्यता काफी समय के बाद देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगिरी, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि नगर समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल में अनेक नगर राजनैतिक, प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यहाँ शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहाँ कृषि और जीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के संपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से ये नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्रा दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां भी नगरों में परिवर्तित हो गई। आगे देखते हैं, स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे, जहां वे नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इनमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास सभी शामिल थे। हम लोगों ने पढ़ा कि अब नगर का विकास हो गया। नगर का विकास कहाँ हुआ है, तो नगर का विकास नदियों के किनारे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे आने जाने का साधन काफी सरल होता था। इस रास्ते से व्यापार व्यवसाय भी आसानी से हुआ करता था, जिस कारण से नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ। और इन नदियों के किनारे गांव का भी विकास हुआ, क्योंकि इन गांव से कच्चे माल इन व्यापारियों को आसानी से मिल जाता था और फिर तैयार माल भी इनमें बाजार के माध्यम से आसानी से बिक जाता था। और नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह इनको भेजना भी आसान था। इस तरह नगर का विकास हो रहा है, क्योंकि अब सामान बन रहे हैं और बिक रहे हैं। अगर सामान बिकेंगे तो सरकार को उस पर टैक्स मिलता था, तो टैक्स मिलने से सरकार क्या होता था, अब नगरों का विकास होने लगा। उस टैक्स का उपयोग वहाँ के नगरीकरण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इनमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक, दास सभी शामिल थे। इन अलग अलग वर्ग या जातियों के बसने के लिए नगरों के विभिन्न मोहल्ले या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरों जीवन की रूपरेखा 6वीं शताब्दी से पूर्व तक भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। पहली नगरीकरण हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और ये हो गई द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों के बाद, यानी काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद देखने को मिलता है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है,
इसमें कुछ इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप उनको पढ़िए, पढ़ के बनाने का प्रयास कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए और शॉर्ट क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, जिसको आप चाहें तो बुक में अपने टिक लगा सकते हैं। महाजनपद के विवरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा महाजनपद के विवरण कहाँ से मिलता है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। क्या पता चलता है कि 16 बड़े महाजनपद का निर्माण हुआ था। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, तो बिहार में कौन सा है, अंग हो जाएगा बिहार में। अंग के बाद दूसरा था मगध और तीसरा था वज्जी। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कहाँ से, बिहार से। आगे राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो इसमें छठा, पांचवा, चौथा, सातवां, हमने पीछे पढ़ा था कि 16वां हिस्सा प्राप्त करता था। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी, अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, जो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम के पास क्या हुआ था, बना हुआ था। इसकी सीमा क्या थी, पूरी तरफ से प्राकृतिक जल से घिरा हुआ था। इससे क्या होता है, पाटलिपुत्र के जंगलों में लोहा भी आसानी से मिल जा रहा था, जिस कारण इस लोहे का इस्तेमाल तलवार बनाने में या कृषि उपकरणों में किया गया, जिससे मगध साम्राज्य का क्या हुआ, काफी उत्थान और विकास हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, इसमें गणराज्य कौन था, तो लिच्छवी क्या थी, गणराज्य थी। अवंती का राजा कौन था, अब देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया, टिक मार्क कर लीजिए, अब भरने वाला है। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत कौन था, चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत कौन था, ये अवंती का राजा था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, कहाँ थी, वैशाली। इसी को क्या जाता है, विदेह या मिथिला भी कहा जाता है। ठीक है, अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। आगे देखते हैं ग। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना डैश ने की, किसने की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने। किसने किया है, अजात शत्रु ने। नंद वंश के शासक के समय सिकंदर का भारत पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो उस समय नंद वंश का शासक कौन था, घनानंद, हम लोग पढ़े। नंद वंश का शासक उस समय कौन है, घनानंद। ठीक है, घनानंद के समय क्या हुआ था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। लिच्छवी खाली स्थान संघ का एक गणराज्य था। लिच्छवी किसका हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा वज्जी का, किसका, वज्जी का। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था कि महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, तो अंग हो जाएगा बिहार में। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो छठा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो यह थी पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं अवंती का राजा कौन था, तो अवंती का राजा हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन गणराज्य था ना, लिच्छवी इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था, तो लिच्छवी इसमें गणराज्य थी। ठीक है, अवंती कहाँ का राजा था, तो चंद्रप्रद्योत अवंती का राजा था और वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली। आगे देखते हैं पाटलीग्राम, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की, तो अजातशत्रु ने। नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया और लिच्छवी वज्जी संघ का एक गणराज्य था। आगे क्वेश्चन है कि राजा को कर की आवश्यकता पड़ी उस काल में कौन कौन लोग कर चुकाते थे। तो देखिए राजा को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए कर की आवश्यकता इसलिए चलती है क्योंकि राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं, उनको जिनका कार्य होता है प्रजा की देखरेख करना, प्रजा में शांति बनाए रखना। तो उन व्यक्तियों को क्या देना होता है, वेतन देना होता है। तो उन वेतन कहाँ से दिया जाएगा, जो राजा को कर प्राप्त होगा उन्हीं से इनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कर कैसे प्राप्त होते थे, तो उस समय व्यापार हो रहा था, जो व्यक्ति व्यापार करता था वो कर के रूप में क्या करता था, राजा को देता था। ठीक है, बड़े पैमाने पे कृषि होती थी तो उसमें भी कर क्या किया जाता था, राजा को दिया जाता था। महाजनपदों के राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंदी करते थे, क्योंकि उस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ है और हर महाजनपद को एक दूसरे महाजनपद से आक्रमण होने का डर बना रहता था। इसलिए हर जो महाजनपद था
इसको क्या करता था, इसकी बाउंड्री बना के रखता था, जो बाउंड्री उस समय की लकड़ी और क्या थी, तारों से बनी हुई थी। मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका थी। हमने बताया कि मगध का जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार वहाँ के जंगलों से आसानी से क्या मिलता था, लोहा मिल जाता था, और इस लोहा से तलवार बनते थे, और कृषि करने के लिए उपकरण भी बनाए जाते हैं। और इन्हीं जंगलों में क्या मिलते थे, हाथी मिलते थे, और इन हाथियों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, युद्ध में किया जाता था, जिस कारण मगध की सीमा क्या होती थी, धीरे 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 और भी बढ़ती गई। ठीक है। और मगध के बीचों बीच कौन सा नदी, गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी के किनारे की जमीन कैसी होती है, काफ़ी अधिक उपजाऊ होती थी, जिससे प्रजा को आसानी से खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो जाता था, और इन्हीं मार्गों से व्यापार और व्यवसाय होता था, क्योंकि इनकी राजधानी गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। आगे दिया द्वितीय नगरीकरण के विकास पर चर्चा करें। पहला हो गया था वो सिंधु घाटी वाला, और दूसरा हो जाता है द्वितीय नगर, जब मगध का उत्थान हो रहा है। ठीक है, आइए करके देखते हैं, इसको आप लोग करके देखिए। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं अध्याय 8 में। इससे पहले 1 से 7 तक वीडियो हमने अपलोड कर दिया। बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 8 में। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द इस बुक को ख़त्म करें। जैसे ही हिस्ट्री का बुक ख़त्म होगा, या तो क्लास 7 का हिस्ट्री शुरू करेंगे, या फिर क्लास 6 का ही जियोग्राफी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, खासकर टेक्स्ट बुक से हूबहू उठा लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।